बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड को डिस्कस किया था और उसके हॉर्मोन्स को डिस्कस किया था। हम लोगों ने क्या देखा कि थायराइड ग्लैंड जो है सबसे बड़ी अर्थात लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर, ठीक, कहाँ पर? ट्रैकिया के पीछे लैरिंग्स के थायराइड कार्टिलेज पर पाई जाते हैं, यही बताया गया। और बताया गया कि बेटा जो थायराइड ग्लैंड है वो एंडोडर्मल ओरिजिन की है। कैसी है? एंडोडर्मल ओरिजिन की है। कोई बात नहीं। और एक बात आपको बताया गया कि इसमें जो सेल्स होती हैं वो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं और स्ट्रोमल टिश्यूज़ होती हैं। फॉलिकुलर में बताया गया कि फॉलिकुलर और पैरा फॉलिकुलर दो सेल्स होते हैं। आपको ये भी लिखाया गया है कि फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं आयोडीन की सहायता से थायरोक्सिन हार्मोन बनाती हैं। एक्चुअल में ये जो आयोडाइज्ड हार्मोन है हमारे पास 4 निकलते हैं, T1, T2, T3 और T4, यही बताया गया। और आपको बताया गया कि T1 और T2 नेग्लिजिबल होते हैं, T3 और T4 एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में होते हैं। आपको बताया गया कि T3 20%, T4 80% होता है और T4 को ही हम लोग कॉमनली थायरोक्सिन बोलते हैं। आपको ये भी बताया गया कि थायरोक्सिन हमारी बॉडी में BMR अर्थात बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को रेगुलेट करता है, RBC प्रोडक्शन को मेंटेन करता है। आपको ये बताया गया था। फिर आपको बताया गया बेटा कि अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, अगर अधिकता हो जाए तो क्या बोलते हैं? हाइपरथायराइडिज्म, यही बोला गया है। बेटा एक बात ध्यान रखना कि थायरोक्सिन हार्मोन को पहली बार जिन्होंने आइसोलेट किया उनका नाम है केसी केंडॉल। और 2 सवाल इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। एक तो थायरोक्सिन हार्मोन में कितना आयोडीन होता है 65%, और दूसरा यह केमिकली क्या होता है? केमिकली होता है डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, और उस अमीनो एसिड का नाम क्या है? टायरोसिन। क्या है? टायरोसिन। हम लोगों ने बात किया कि अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो जो हमारी फॉलिकुलर सेल्स हैं उनकी संख्या बढ़ने लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन पकड़ने के लिए, तो यहाँ पर साइज बढ़ जाएगी और कॉलर लाइक अपीयरेंस आ जाएगा। उसे हम लोग कहते हैं सिंपल गोइटर। क्या कहते हैं? सिंपल गोइटर। अगर आप अभी ध्यान दो तो मैंने क्या कहा कि अगर भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो, अगर भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो मतलब यहाँ पर थायरोक्सिन का कोई लेना देना नहीं है। और यही सवाल PMT में गलत होता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट डिसऑर्डर ड्यू टू लो सिक्रेशन या लो अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन, तो आप बताओगे सिंपल गोइटर, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल और आयोडीन। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल और आयोडीन आपको बताया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर आपको बताया मैंने, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को आयोडाइज्ड भोजन ना मिले, आयोडीन ना मिले, उसके बॉडी में थायरोक्सिन कम हो जाए तो जो उसके यूट्रस में पल रहा फिटस है उसका ग्रोथ रिटार्ड कर जाएगा, ठीक। उससे क्या होगा बेटा कि उसकी एवरेज हाइट कम हो जाएगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगा। इसके अलावा उसकी IQ कम हो जाएगी, अर्थात वो मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, बोलने में असक्षम होगा और सेक्सुअली मैच्योर होगा। और ऐसे बौने को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिन। और इस बीमारी क्या कहते हैं? क्रिटिनिज्म। लिखा दिया गया है। फिर आपको बताया गया कि बेटा अगर एडल्ट में इस हार्मोन की कमी हो जाए थायरोक्सिन की तो क्या होगा कि BMR हमारा कम हो जाएगा, लो BP हो जाएगी, लो टेम्परेचर हो जाएगी, स्किन के नीचे म्यूकस डिपॉजिट होगा, बाल गिरने लगेंगे और इंसान क्या होगा? लेजी हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक हम लोगों ने किया है। आज हम अगला डिसऑर्डर देखेंगे जिसका नाम है हाशिमोटो डिजीज़। क्या नाम है? हाशिमोटो डिजीज़। अब बेटा इसकी कहानी सुनते हैं।
हाशिमोटो डिजीज, बेटा ध्यान देना, हाशिमोटो एक साइंटिस्ट का नाम है, एक डॉक्टर थे वो, जापानीज डॉक्टर। कहानी सुनना, ये फिजिशियन डॉक्टर थे, कहानी सुन लो तो आपको समझ में आ जाएगा। हाशिमोटो साहब के क्लिनिक पे एक पेशेंट आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बड़ी कमज़ोरी लगती है, बड़ा सुस्त रहता हूँ, मेरी बीपी वगैरह चेक कर लो, बीपी कम है, बीमार हमारा कम है, सब कुछ कम है। डॉक्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं है, हम दवा लिखते हैं, आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब ने जो मेडिकल साइंस में पढ़ा था, विटामिन वगैरह लिख दिया, चला गया। फिर आया हफ्ते बाद, डॉक्टर साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर दवा लिख दिया, गया, फिर आया ही नहीं, पता चला कि वो मर गया। अब डॉक्टर साहब के दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक कर गई कि हमने तो सारी चीज़ें वही लिखा जो मेडिकल साइंस कहती है, इस हिसाब से पेशेंट को ठीक हो ना हो लेकिन मरना नहीं चाहिए था। तो उन्होंने ऐसे पेशेंट की लिस्ट बनाई और काम करना शुरू किया, तो उन्होंने एक नई चीज़ पाई। अब जो नई चीज़ बता रहा हूँ इस पे AIPMT 2019 अर्थात 19 या 18 या 19 में सवाल आ चुका है, AIPMT में नीट जो 18 में सवाल आ चुका है। उन्होंने क्या पाया कि उस पेशेंट की बॉडी में जितना थायरॉक्सिन बन रहा है उसको कोई एंटीबॉडी आकर के मार देती है, कोई एंटीबॉडी आके मार देती है, और धीरे धीरे वो एंटीबॉडी बढ़ते 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 जहाँ से थायरॉक्सिन पैदा हो रहा है, थायराइड ग्लैंड, उसी को मार देती है। जब उसी को मार दिया, आपको बताया गया कि ये क्या है, बीमार मेंटेन करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है, एनर्जी पैदा करती है। जब ग्लैंड ही मर गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और इंसान मर जाएगा। तो इस बीमारी को आप देखना, इसमें दो सवाल है, एक तो हो गया हाशिमोटो डिजीज़ जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म का रिजल्ट है, दूसरा इस बीमारी में हुआ क्या, हमारी ही बॉडी के थायरॉक्सिन के अगेंस्ट हमारी ही बॉडी एंटीबॉडी बना रही थी। इस तरह की इम्यूनिटी को क्या कहेंगे, ऑटो इम्यून या ऑटो इम्यूनिटी। मिल गया सवाल ना। और बेटा आपके +1 +2 मिला के 3 नाम हैं ऑटो इम्यूनिटी के, 2 +1 में है हाशिमोटो मिस्थेनिया ग्रेविस, एक +2 में है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और जो 2018 का सवाल था, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ऑटो इम्यून डिजीज, ये 3 ऑप्शन थे करेक्ट वाले, एक कोई जेनेटिक डिसऑर्डर था। ध्यान देना, सवाल ऐसे भी बनते हैं। हाशिमोटो डिजीज एक्चुअल में ऑटो इम्यून डिजीज है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, लो कंसंट्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन से होता है, लेकिन कैसा है, ऑटो इम्यून। 2 बात समझ गई ना। चलो लिखते हैं, लिखते हाशिमोटो डिजीज। इन दिस our body produces antibody against thyroxine. This condition is autoimmune disease. This condition is autoimmune disease. क्या हो गया मुकुल, कोई प्रॉब्लम? autoimmune disease लिखना। In this symptoms of hypothyroidism appear. Symptoms of hypothyroidism appear. एक चीज इसमें फाइनल लिखना, in this thyroid gland get damaged which called as suicide of gland. It's called as suicide of gland. इसे हम सुसाइड ऑफ ग्लैंड कहते हैं। सुसाइड ऑफ ग्लैंड हो गया। अब बेटा अगली हेडिंग हम लोग बनाएंगे
हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। मुकुल, घर कहाँ है बेटा तुम्हारा? कहाँ पे? हाँ 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 हाँ, घोड़ा फार्म। अच्छा हाँ, उधर रेलवे फाटक के उस तरफ की ओर। झलक, तुम्हारा घर कहाँ है? मतलब ये जिंदल रोड जो है, हाँ अच्छा 21 वो इंडस्ट्रियल वाला है ना? अच्छा वो 28 है इंडस्ट्रियल। अच्छा अच्छा, एयरपोर्ट के आगे है। अच्छा अच्छा, चलो आगे लिखते हैं हम लोग। बेटा सुनो, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है कि हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, अब आपको कुछ करना नहीं होता। मैंने कहा था सवाल को सोचा कैसे जाता है। बेटा हमें फंक्शन पता है कि थायरॉक्सिन क्या करेगा, हमारी बॉडी में हीट पैदा करेगा, बीपी बढ़ा देगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा, एनर्जी ज़्यादा पैदा करेगा, सही है ना, हार्ट बीट बढ़ा देगा। अब जब ये हार्मोन ज़्यादा हो गया तो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब आप बताओ, जब आपकी बीपी बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, हार्ट बीट रेट बढ़ जाए, तो आपको नींद आएगी? नहीं आएगी ना। आप कंफर्ट फील करोगे? नहीं ना। तो मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म में सबसे बड़ी बात है कि आपको अनकंफर्टेबिलिटी और एंजाइटी हो जाती है, इंसोम्निया, अनिद्रा हो गया। अब एक बात बताओ, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो देवेंद्र, बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पसीना करते हैं। अभी मत कहना कि एसी चला लेते हैं, वो तो अलग चीज़ है। बॉडी हमारी क्या करती है? स्वेटिंग करती है। क्या करती है? स्वेटिंग करती है। मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें स्वेटिंग भी होगी, सही है ना। और बेटा ये सच बात है, कई पेशेंट ऐसे आपको मिलेंगे जब आप अगर डॉक्टर बनते हो, एंडोक्राइनो में जाते हो, जिनका देखना विंटर में भी हाथ पैर में पसीना होता रहता है, बड़े इरिटेटिंग होते हैं वो। कुछ वो लोग झल्ला जाएंगे क्योंकि ये चीज़ें बढ़ी हुई है ना, अनकम्फर्ट है। अब ये तो हो गया कि जो सिम्टम्स आएंगे। अब इसकी वजह से और चीज़ें फिनोटाइपिकली क्या आती है हमारी बॉडी में। सबसे पहली चीज़ आपको जो मेंशन है जानने के लिए है एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर। ई एक्स का मतलब बाहर, ऑप्थेल्मो मतलब, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ आईज। एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर, इस केस में हमारी आंखें बल्ज आउट, बाहर उभर आती हैं, घूरती हुई आंखें। रीजन क्या है? इसके पीछे म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है। आई बॉल के पीछे सराउंडिंग में म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है, ये पुश कर दी जाती है आइज, इन्हें कहा जाता है बल्जिंग आइज, घूरती हुई आंखें। इट इज़ एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर। एनसीईआरटी ने लिख रखा है एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, हाइपर होने की वजह क्या है? हाइपर होने की वजह है कि हमारे अंदर देखो, थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? फॉलिकुलर सेल से। अगर फॉलिकुलर सेल की मात्रा बढ़ा दें तो थायरॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर हाइपर सिक्रेटरी नोड्यूल बन गए। क्या बन गए? हाइपर सिक्रेटरी नोड्यूल। हाइपर सिक्रेटरी नोड्यूल क्या है? हाइपर सिक्रेटरी नोड्यूल ये है बेटा, इस थायराइड ग्लैंड के भीतर यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल थे वो क्या हुए? कंडेंस होकर के बहुत सारी सेल्स बन गई और ये बंच बना लिए और धड़ाधड़ धड़ाधड़ थायरॉक्सिन निकाल रहे हैं। इसे कहते हैं हाइपर सिक्रेटरी नोड्यूल। या अगर अनकंट्रोल सेल राइज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कैंसर। क्या बोलते हैं? कैंसर। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी बोलता है कैंसरस स्टेज ऑब्जर्व इन थायराइड ग्लैंड विच कॉजेज हाइपर वाली कंडीशन कॉज करेगा। भाई कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड राइज ऑफ सेल या अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाएगी। एग्जामिनर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। कैंसर सुनते ही आपको दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, दूसरी ओर बीमारी की ओर सोचने लगोगे, समझ गए ना। इसलिए एग्जामिनर ऐसा करता है। ध्यान देना कि हाइपर सिक्रेटरी नोड्यूल बन जाए या कैंसरस कंडीशन बन जाए, जब ज़्यादा निकले तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्लूमर डिजीज़। क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में प्लूमर है, प्लूमर नहीं ग्रेव है। हाँ, प्लूमर उन्होंने नहीं दिया, इसे क्या कहते हैं? प्लूमर डिजीज़। दो चीज़ होगी। तीसरी चीज़ हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर कुछ फॉलिकुलर सेल्स बढ़ने की वजह से
यहाँ पर फ्लूइड बढ़ने की वजह से यहाँ पर ट्रायंगुलर पैच दिखने लगता है ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीव डिजीज। उसे क्या बोलते हैं? ग्रीव डिजीज। ये 3 फिनोटाइपिक ऑब्जर्वेशन हमें मिलते हैं कहाँ पर? हाइपर में। एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर, प्लूमर डिजीज और ग्रीव डिजीज। ठीक, नोट करा दें। लिखो, हेडिंग क्या बना है? हाइपरथायरॉयडिज्म लिखना। हाइपर सिक्रीशन of thyroxine is called as hyperthyroidism। एक सवाल तो यही पूछा जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? कॉल्ड एज हाइपरथायरॉयडिज्म। इन दिस हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो क्या होगा? आपको पता ही क्या होगा तो क्या होगा? इन दिस BMR, बॉडी टेम्परेचर, हीट प्रोडक्शन, हार्ट बीट रेट राइज या राइजेस, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। नाउ patient सफ़र विद, किससे पीड़ित होता है? सफ़र विद अनकंफर्टेबिलिटी एंड एंजाइटी। एंजाइटी मतलब अनिद्रा, इंसोम्निया। मैं एंजाइटी लिख रहा हूँ, कहीं कहीं बुक वाले इंसोम्निया लिखते हैं, मीनिंग दोनों की सेम है, अनिद्रा, नींद न आना। ठीक, मेडिकली हम लोग एंजाइटी यूज करते हैं, कभी डॉक्टर से बात करो तो इंसोम्निया नहीं बोलेगा, एंजाइटी वर्ड यूज करेगा। ठीक, ये प्रैक्टिकल वाली बोली है। ठीक, हो गया। अब आगे लिखते हैं। इन हाइपरथायरॉयडिज्म फॉलोइंग डिसऑर्डर्स ऑब्जर्व। Following disorders observe। Following disorders observe। पहला, एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर। एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर। एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर, एक्स मतलब बाहर, ऑप्थेल्मो मतलब आँख, आई बॉल। हो गया। इसमें क्या होता है कि आंखें क्या होती हैं? बल्ज आउट हो जाती है। ठीक, लिखना। इन दिस आई बॉल्स slightly push toward outside ब्रैकेट में लिखना बल्जिंग आई, BULGING मतलब घूरती हुई आंखें, बल्जिंग आई ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ mucus like fluid behind the eyeball। हो गया। दूसरा लिखना ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज ये आपके बुक में है तो इस पे सवाल भी बनेगा। ठीक, लिखना। इनलार्जमेंट ऑफ
थायराइड ग्लैंड enlargement of thyroid gland due to number of follicles and fluid rise in gland. तीसरा लिखना प्लूमर्स डिजीज, PLUMMER, प्लूमर्स डिजीज। इसमें एक ही चीज़ बनती है, एक ही चीज़ पूछी जाती है अगर पूछी गई, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर की है इसलिए चांसेस कम होते हैं। लिखना इन दिस हाइपर सिक्रेटरी नोड्यूल्स, हाइपर सिक्रेटरी नोड्यूल्स और कैंसरस नोड्यूल्स फॉर्म्ड। हो गया बस। ये तो बेटा हमारा थायरोक्सिन का हाइपो और हाइपर हो गया। बेटा एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे कल नहीं आए थे वो थायराइड का असाइनमेंट जो 20-25 क्वेश्चन कर दिया जाता है वो अभी जाते समय सर से मांग लेना। ऑफिस में जो सर बैठे हैं, ठीक, देवेंद्र, मुकुल और झलक, आप मांग लेना। और जो बच्चे कल के पहले वाला नहीं लिए हैं पिट्यूटरी का, वो पिट्यूटरी का भी मांग लेंगे। और अगर पीछे का लेक्चर आप लगाना चाहते हैं सर से बात करके ऐप डाउनलोड करके लेक्चर लगा लेना। अन्यथा आगे तो मैं रिवाइज़ कराऊंगा जब बच्चे और बढ़ेंगे रिजल्ट के बाद, वो तो कराऊंगा, लेकिन आप अभी से लगा लोगे तो आपको कंटिन्यूटी बन जाएगी। ठीक, ऐप कर लिया डाउनलोड, कर लेना। कर लिया है, तुमने भी कर लिया है, ठीक। देवेंद्र तुम भी कर लेना। आप इसी कोचिंग के नाम से, नोवास क्लासेस के नाम से कर लेना, सर आपको जोड़ देंगे। ठीक, चलो बेटा अब हम लोग अगली ग्लैंड पढ़ेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड। एक बार आप लोग पेन रखना बेटा, पेन रखना, हम लोग बात करते हैं फिर देखते हैं। आपको पता है बेटा पैराथायराइड ग्लैंड अलग से नहीं होती, ये थायराइड ग्लैंड के अंदर धसी होती है, एम्बेडेड होती है, सही है ना। ये बेटा दो जोड़ी होती है, दोनों में एक एक पेयर पाई जाती है। इसकी ओरिजिन एंडोडर्मल होती है, लाइक थायराइड। आपको वैसे भी पता है कि जो न्यूरॉन से रिलेटेड होगी या डर्मा से रिलेटेड होगी वो एक्टोडर्मल होगी, लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम से और ब्रीथिंग सिस्टम से है वो कैसी है, एंडोडर्मल है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है वो मेजोडर्मल है। यही है, ये थोड़ा सा आइडिया होगा आपको +1 +2 का, नहीं है तो मैं बता दिया। तो बेटा मैंने कल बताया था कि थायराइड हमारी कैसी है, फेरेंजियल पाउच से बनी है, एंडोस्टाइल के होमोलोगस है। तो बेटा क्या है, एंडोडर्मल है। और इसी एंडोडर्मल में धसी हुई कुछ अलग से टिश्यूज हैं जहाँ पर कोई न्यूरल का या रिप्रोडक्टिव का कोई कनेक्शन नहीं है, उसका एक्सटेंशन नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, एंडोडर्मल हो गया। अब बेटा ध्यान देते हैं कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर इसकी बात हम कर रहे हैं पैराथायराइड की, तो यहाँ से जो हार्मोन निकलता है उसकी बात करेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड से आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। क्या नाम होता है, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन को हम लोग पैरथ हार्मोन भी कहते हैं या शॉर्ट में PTH कहते हैं। क्या लिखते हैं, PTH, पैराथायराइड हार्मोन।
बेटा यह हार्मोन भी केमिकली क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है, और यह हार्मोन जस्ट एंटागोनिस्टिक होता है थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले पेप्टाइड हार्मोन TCT, थायरोकैल्सिटोनिन के। हो गया। अब सवाल है, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है एक दूसरे के उल्टा काम करना, एक दूसरे के उल्टा काम करना। बेटा अब क्या उल्टा क्या होता है, अगर हम थायराइड ग्लैंड के TCT की बात करें तो बेटा थायरोकैल्सिटोनिन एक्चुअल में क्या करता है, ब्लड से कैल्शियम को ले जाकर के बोन में डिपॉजिट करता है। ब्लड से कैल्शियम को ले जाकर के बोन में डिपॉजिट करता है, अर्थात ब्लड में कैल्शियम लेवल गिराता है। कौन? TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्शियम को तोड़ता है, कम करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल गिराता है। लेकिन अगर वहीं हम PTH की बात करें, पैराथायराइड हार्मोन की बात करें, इट इंक्रीजेज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इट इंक्रीजेज कैल्शियम लेवल ब्लड। हो गया। लेकिन इतना कितना भी हम लोग पढ़ा दें, लेकिन एनसीईआरटी ने लास्ट में एक लाइन लिखी है, वो सवाल बन जाता है कि कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इज रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ TCT एंड PTH। ये एक लाइन लिखी है ना, और यही पूछी जाती है। लेकिन हम लोग तो पढ़ेंगे सारा, जहाँ जहाँ संभावनाएं हैं आने की, वैसा थोड़ी यही एक लाइन लिखाएंगे वही आएगी, पेपर मैं थोड़ी बनाऊंगा, समझ गए ना। तो संभावनाएं सारी पढ़नी है। तो बेटा अब देखते हैं, PTH ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, तो एग्जामिनर अंकल एक सवाल और दे सकते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग, या PTH इज हाइपोकैल्सिमिक, हाइपर कैल्सिमिक, तो आप क्या बताओगे मुकुल? हाइपर कैल्सिमिक। क्यों? क्योंकि कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा है, अगर घटा रहा होता तो हाइपोकैल्सिमिक। बात समझ रहे हो ना। PTH हमारा क्या है? हाइपर कैल्सिमिक। अनुष्का नहीं, कनिष्का, बात समझ आई। ये क्या है? कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा है, तो कैसा हो गया? हाइपर कैल्सिमिक। लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बताया कैसे बढ़ा रहा है, कहाँ से ला रहा है कैल्शियम। TCT में तो मैंने बोल दिया था ब्लड से ले जाके बोन में ले जाएगा, लेकिन यहाँ मैंने भी नहीं बताया है कि बताया है, नहीं बताया। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये मान लो ब्लड वेसल है, यहाँ कैल्शियम आयन है, ठीक। ये कहाँ से आता है? PTH सबसे पहला काम करेगा बेटा, आप जो भोजन करते हो, विलाई, ये इंटेस्टाइन है, विलाई के अंदर कैल्शियम लेवल के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। इसका मतलब जो खाना आप खाते हो, खाते तो हो गई, तो आप खाते हो या दूध लेते हो, पीते हो, जो कैल्शियम आपके भोजन के साथ जाता है उसको PTH एब्जॉर्प्शन को बढ़ा के यहाँ कैल्शियम लेवल बढ़ा देगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ब्लड से जो कैल्शियम फिल्टर हो जाता है किडनी में, बेटा अभी बनाओ मत, अभी बाद में, अभी मैं बताऊंगा तब करना। जो कैल्शियम यहां फिल्टर हो चुका है, फिल्टर हो चुका है, इसको रीअब्जॉर्ब करा के यहां बढ़ाएगा। हो गया। तीसरा, जो अगर आपके भोजन में कैल्शियम नहीं है, आपके भोजन में कैल्शियम नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से कैल्शियम को डिसॉल्व करेगा, डीमिनरलाइज करेगा और यहाँ से बढ़ा देगा। इसका मतलब कैल्शियम बढ़ाने के इसके पास 3 रास्ते हैं। लेकिन एग्जामिनर अंकल सवाल क्या पूछेंगे, वो कहेंगे विच ऑफ फॉलोइंग इज सेट ऑफ टारगेट ऑफ PTH। लो जी, ये तो मास्टर साहब ने पढ़ाया ही नहीं था, पढ़ाया गया है, वो आपको समझना है कि जहाँ जहाँ पे काम करेगा वही तो टारगेट है। क्या क्या हो गया टारगेट? बोन, इंटेस्टाइन और किडनी। यहां से क्या कर रहा है? कैल्शियम को लेके आ रहा है और बढ़ा रहा है। अगर आपके भोजन में कैल्शियम नहीं है तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जब भोजन में नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्लड में नहीं, तो फिल्टर क्या होगा? तो किडनी में भी नहीं आएगा। तो ब्लड के कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए ये क्या करेगा? बोन से कैल्शियम निकालेगा, बोन से कैल्शियम निकालेगा और आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी।
और जब बोन से कैल्शियम निकलेगा हड्डियां कमजोर होंगी। उस बीमारी का नाम क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डी के अंदर छेद बन गया, देखो बन गया छेद 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 ना, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। हो गया। अब कमाल की बात है, अगर पीटीएच कम हो जाए, अभी तो हमने बढ़ाया था कि भाई यहां यहां नहीं मिलेगा तो यहां से ले लेगा। अगर पीटीएच कम हो गया, यहां तो काम करेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत लाएगा, यहां भी नहीं काम करेगा, यहां भी काम नहीं करेगा, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एग्जामिनर ने पूछ लिया। अब एक सवाल सुनना, एग्जामिनर ने कहा कि ब्लड में पीटीएच कम होने से क्या होगा। अब ऑप्शन सुनना, सवाल सुनना पहले फिर ऑप्शन सुनना। ब्लड में पीटीएच कम होने से क्या होगा। मैं क्या कम कर रहा हूं? पीटीएच। क्योंकि सवाल में आप लोग पढ़ते समय ना एग्जाम में नॉट करेक्ट नॉट इनकरेक्ट में नॉट तो भूल जाते हो, और नॉट देखना भूल गए तो आंसर गलत हो गया ना। कई बच्चे इस बार करके आए हैं, वो लेबर पेन वाले में कौन सा नहीं निकलता, नॉट भूल गए, ऑक्सीटोसिन लगा के आ गए, नॉट सिक्रीट को सिक्रीट लगा के आ गए। तो सवाल को सुनना, पीटीएच अगर कम हो जाए तो क्या घटना कौन सी सही है? पहला, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। अगर पीटीएच कम हो जाए तो बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। ऑप्शन सही है? गलत है। दूसरा, अगर पीटीएच कम हो जाए तो ब्लड में कैल्शियम लेवल तेजी से बढ़ जाएगा। गलत है, क्योंकि जब ज़्यादा होता तो बढ़ाता। तीसरा, ब्लड में पीटीएच कम होने से, ब्लड में पीटीएच कम होने से मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। हाँ, एग्जामिनर की दृष्टिकोण से देखो बेटा, तब मजा आता है। बाकी तो बुक का रट्टा मार के आप कभी भी चले जाओ, टीचर कुछ भी रट के आए आपको लिखा दे, लेकिन आप एग्जामिनर के दृष्टिकोण से देखो। आप सवाल बनाना, सवाल करना सीखो। आप मेरे से सवाल करो, मैं बताऊंगा। एग्जामिनर आपसे सवाल करेगा, वो आप हमसे पूछ लेना, लेकिन एग्जाम के दिन नहीं पता लगे वहाँ से ईयरफोन लगा के मेरे को फ़ोन करो, तुम भी जेल जाओ, हमें भी भेज दो, रोजी रोटी बंद मेरी है। ठीक बेटा, सुनो, आंसर होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब आप कहोगे ये कैसे? बेटा, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। पता है ना, स्लाइडिंग थ्योरी पता है कि नहीं बेटा? पता है ना। जब हमको मसल, अब मुझे हाथ मोड़ना है तो सबसे पहले हमारे सीएनएस से खबर आई, यहाँ मोटर न्यूरॉन प्लेट पे आया, मेम्ब्रेन पे, सार्कोलेमा पे, इसने क्या किया, स्टाइलकोलिन छोड़ा, पोटेंशियल डेवलप हुआ, तो क्या हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगा। अरे ब्लड में है ही नहीं तो उसमें जाएगा कहाँ, तो निकलेगा कहाँ से? तो निकलेगा ही नहीं। आप ऐसे ऐसे करते रहो। और इस बीमारी को, अब सुनना मैं जो बताना चाह रहा हूँ, पीटीएच कम होने से पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कॉल्ड एज टिटैनी। बहुत सारे लोग हैं, देखना कैल्शियम लेवल से उनके हाथ ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करके चल रहे होते हैं ना, इट इज़ टिटैनी। क्या कही जाती है? ये आपके सवाल आया हुआ है बेटा, इसे क्या कहते हैं? टिटैनी। और बुक में लिखा होता है पीटीएच कम होने से, कैल्शियम लेवल कम होने से एक्साइटेशन अकर्स इन न्यूरॉन एंड मसल्स कॉजेस टिटैनी। यहाँ पे न्यूरॉन को जोड़ दिया जाता है, बट यहाँ मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि एंडोक्राइन पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक, अब ध्यान देना। एग्जामिनर अंकल और तेज, उन्होंने एक बार सवाल पूछा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टिटैनी एंड टेटनस। आप कहोगे ये क्या पंगा है? सागर वधवा, बताओ, रुको, टिटैनी और टेटनस में डिफरेंस बताओ। क्यों नहीं पता? हाँ, सोनिया सोलंकी। टेटनस होता है, अच्छा, टेटनस तो इन्फेक्शन होता है और टिटैनी इन्फेक्शन नहीं होता। हाँ, फिर क्या? कल्पना,
बोलो, नहीं पता। तुम्हारा नाम क्या? कशिश। हाँ बताओ। पीटीएच कम हो जाता है, हाँ आगे। नहीं, किसका इन्फेक्शन, मैं तुम्हें जानना चाह रहा हूँ। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, बैक्टीरिया का। बेटा ध्यान देना, टेटनस इज बैक्टीरियल डिजीज और टिटानी इज हार्मोनल डिसऑर्डर। बस इतना ही बताना होता है। ये जो आप बता रहे हो ना पीटीएच कम होता है, कैल्शियम हो जाता है, तो ये एग्जाम में इतना कहाँ ऑप्शन में लिखा जाएगा। ऑप्शन में ही लिखा जाएगा टिटानी इज हार्मोनल और वो क्या होगा, बैक्टीरियल। समझ गए ना, वो बैक्टीरियल डिजीज है, वो हार्मोनल डिसऑर्डर है। एग्जामिनर के दृष्टिकोण से सोचो बेटा, अगर सवाल आप यहाँ पे भी बना के जाओगे ना तो सवाल आपको देखते ही सेम लगेगा। और बेटा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 1-2 बच्चे बैठे हुए हैं, वो जानते भी हैं, वरना आप जान लेना कि ईश्वर की कृपा है कि क्लास में डिस्कस करके पढ़ाता हूँ तो बच्चों को सवाल एग्ज़ाम में नया नहीं लगता। सारा नोट से एज इट इज़ या क्लास में डिस्कस किया हुआ आ जाता है, कभी नया नहीं लगेगा सवाल। आप पेपर उठा के देख लेना। अगर मैं वही थ्योरी लिखा के नोट्स एनसीईआरटी वाले चला जाऊँ तो आपको सारे सवाल नए लगेंगे। इसीलिए डिस्कस करता हूँ, सवाल डिस्कस करके पढ़ाता हूँ, आपको सवाल नए ना लगें, आप आते ही धड़ाधड़। बेटा अगर बायो में टाइम बचाओगे तभी जाके बड़े बड़े कैलकुलेशन सॉल्व करोगे। इस बार आ गए नहीं कैलकुलेशन वाले सवाल, छूट गए सबके 2-2 4-4 सवाल, सही है ना। तो बेटा कैलकुलेशन में टाइम देना है तो बायो में टाइम बचाना है, लेकिन सब्जेक्ट तीनों पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे नहीं नहीं एक सब्जेक्ट पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, बेटा वो गलत बात है। पढ़ना तीनों है, चारों है। और लेकिन इस बायोलॉजी में इतना कम समय में सवाल करना सीख जाओ, आप डरना मत। जो आपके लिए सबसे कठिन टॉपिक होता है वो सबसे सरल होता है, जेनेटिक्स, बायोटेक, मॉलिक्यूलर। पता है ना, एक ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको 10 सेकंड से ज़्यादा आप रेशियो में टाइम ही नहीं लगाओगे। 10 सेकंड में बहुत टाइम बता दिया तो आपके टाइम बचेंगे। बेटा टाइम बचाना सीखो, तब जाके फिजिक्स केमिस्ट्री न्यूमेरिकल करोगे। बेटा देखो कैलकुलेशन है, टाइम तो लगता है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में रहो, हवा में नहीं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे ऐसे काट दिया ये आंसर आ गया, ऐसे ऐसे क्या काट दिया, क्या काट दिया भाई, सही है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के लिए टाइम चाहिए। बेटा देखो टाइम तो लगता है, और टाइम आएगा कहाँ से, एक्स्ट्रा तो आपको मिलेगा नहीं, बायो से बचाना पड़ेगा। जितना बचा सकते हो तभी बचा पाओगे जब सवाल आपके प्रैक्टिस में रहे, आप सोचे रहो सवाल। ठीक बेटा, चलो लिखते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड इज एम्बेडेड इन, एम्बेडेड मतलब धंसी हुई या धंसा हुआ, एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड, एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड। लिखना, इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज एंडोडर्मल इन origin, it is endodermal in origin। देखना, parathyroid gland secretes PTH ब्रैकेट में पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, लिख लिया। दिस हार्मोन इज केमिकली पॉलीपेप्टाइड, दिस हार्मोन इज केमिकली पॉलीपेप्टाइड, इज पॉलीपेप्टाइड। लिखना, दिस हार्मोन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, किसने खोजा था, डॉक्टर कोलिप, कोलिप, डॉक्टर कोलिप उधर लिखा है। सो ऑल्सो कॉल्ड एज कोलिप हार्मोन, सो ऑल्सो नेम्ड एज कोलिप हार्मोन। इस वजह से इसे कोलिप हार्मोन कहते हैं। लिख लो, लिखो, PTH
PTH is hypercalcemic hormone, is hypercalcemic hormone। ऐसे आपको आगे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी मिलेगा, हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन। बिकॉज, अगर बिकॉज इसलिए लिखा रहा हूँ बेटा, एग्जामिनर कभी कभी ना स्टेटमेंट दे देगा 1 और 2 ऑप्शन में दे देगा, पहला दूसरा दोनों सही है, फिर एक सही है 2 गलत है, ऐसे करके आता ना, तो इसलिए रीजन आपको पता होना चाहिए। बिकॉज इट इंक्रीजेस calcium level in blood by increasing absorption of calcium in intestine। कैल्शियम मतलब कैल्शियम आयन की बात होती है, Ca++। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन इंटेस्टाइन, कॉमा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन किडनी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन किडनी, and release calcium from bone। ब्रैकेट लिखना, सिंक ऑफ कैल्शियम, ये भी सवाल बन सकता है। हमारी बॉडी में कैल्शियम का सिंक कौन सा है? बोन, बाय डीमिनरलाइजेशन, DE। बेटा आप केमिस्ट्री में क्या होता है, डी का मतलब निकलना, अगर डी हटा दो मतलब जुड़ना, मिनरलाइजेशन मतलब मिनरल आए, डीमिनरलाइजेशन मिनरल जाए। जैसे आप केमिस्ट्री में कहते हो डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 निकलना, कार्बोक्सिलेशन CO2 जुड़ना, डिहाइड्रेशन पानी का निकलना होता है ना। अब क्या हम कैल्शियम निकाल रहे हैं तो क्या कहेंगे? डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन, फुल स्टॉप। ये तो इसका फंक्शन लिख लिए। अब स्टार पॉइंट लिखो। PTH is antagonistic, ANTAGONASTIC, antagonistic to TO2, TCT ब्रैकेट में थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। TCT हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। बिकॉज, रीजन, बिकॉज TCT decreases कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल घटाता है। हो गया? अगला पॉइंट लिखना, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन concentration of calcium ion in blood is regulated by TCT and PTH, TCT and PTH। एक स्टार और लिखना, TCT is polypeptide and secretes from parafollicular cells of thyroid gland, parafollicular cells of thyroid gland।
अब बेटा ये डायग्राम आप तीनों बना लो, लेकिन बनाने के पहले एक सवाल का जवाब दो, पीटीएच के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा केमिकल है जो इंटेस्टाइन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है और आप डेली लाइफ में हो सकता है यूज भी करते हो। डायग्राम बनाओ, सोचते रहो, फिर बता देना। डायग्राम बनाओ। बन गया? आंसर आया कि पीटीएच के अलावा कौन सा केमिकल कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है इंटेस्टाइन में? बताओ भाई। झलक नहीं है? विटामिन डी। आप लोग देखते हो जो सप्लीमेंट पीते हो, बोर्नवीटा, कॉम्प्लान, ये सब, इसमें क्या होता है? D3 तो होता है। दूध के साथ क्यों पिलाया जाता है? कि दूध वाले कैल्शियम को आप एब्जॉर्ब कर सको और वो आपके बोन की वृद्धि में हेल्प करें और आपकी लंबाई बढ़ जाए, बस। और कुछ नहीं होता उसमें, वो रद्दी होता है बिल्कुल। लेकिन लोग पीते हैं, पिए, उसमें यही एक प्लस होता है और वो चीज़ आपको सूर्य की रोशनी से मिल सकता है। लेकिन आज की हमारी नई लाइफस्टाइल क्या है? हम उठते ही दोपहर में सो के, अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठो, सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ें, आपकी स्किन खुद ब खुद विटामिन डी सिंथेसाइज करती है। इसीलिए कहा जाता है सनलाइट इज सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसीलिए अगर सोर्स डायरेक्ट होता तो हम पढ़ाते क्यों? विटामिन डी की फैक्ट्री खोल लेते, छत पे बोतल ऐसे सूरज निकलने पे दिखा दिखा के भर लेते। सही है ना? डायरेक्ट सूरज में कुछ नहीं होता, उसकी किरणों से हमारी बॉडी विटामिन डी बनाती है। जो आप पढ़ते हो कि किसी भी सिरप में, ऑयल में A&D युक्त, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसको आप मालिश करते हो या पीते हो, खाते हो, जब वो शरीर में जाता है फिर विटामिन डी में बनता है। आपको क्या लगता है गाजर विटामिन ए का सोर्स है? नहीं, रॉ मैटर का सोर्स है, बीटा कैरोटीन का। जब बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में जाता है, वो बीटा कैरोटीन कन्वर्ट इनटू विटामिन ए, और उसी का फ़ायदा हम लोगों ने उठाया है। गाजर वाला बीटा कैरोटीन का जीन उठा के चावल में डाल दिया, गोल्डन राइस बना लिया। बेटा हर एक चीज़ लॉजिकल है, लेकिन हमें क्या बताया जाता है? रट लो बायो। नहीं बेटा नहीं, गंदी बात। हम कोई चीज़ रटते क्यों है? जब नहीं समझ में आता रट लेते हैं। अब ज़माना है कि आप समझ सकते हो, आपकी IQ अच्छी है, आप अपनी IQ यूज़ करो, मैं अपना नॉलेज यूज़ करता हूँ, आप डॉक्टर बन जाना। यही काम है हम लोगों का। पहला टारगेट यही है ना, पहला टारगेट है सिलेक्शन लेना। दूसरा टारगेट है बनने के बाद जो किसी के सामने व्यक्त नहीं करेंगे, आ जाए पेशेंट लूट लेंगे। ये बताना नहीं होता किसी को, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सोनिया सोलंकी सोच रही है ज़रूर। बेटा चलो बेटा ये तो हम लोगों ने बात कर लिया पैराथायराइड की। अभी इस पे देखो बेटा सवाल, अभी दो चीज़ बाकी, 2 पॉइंट, एक तो टिटेनी बाकी है, एक ऑस्टियोपोरोसिस बाकी है, 2 पढ़ाना है। एग्जाम में इस पे सवाल कैसे बनाएगा? एक तो एग्जामिनर सीधे सीधे बोल सकता है हाइपोसिक्रीशन कर दो, या फिर कहेगा कि
पैराथायराइड को हमने डिस्ट्रक्ट कर दिया, डैमेज कर दिया, सर्जिकली निकाल दिया, कुछ भी कर ले वो, बट आपके दिमाग में यही ले जाना है आपको फाइनली, जो कर रहा है उससे क्या होगा, सिक्रीशन बढ़ेगा घटेगा, आप बस इतना ध्यान देना है। अगर बढ़ेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस आएगा, अगर घटेगा तो टिटेनी आएगा। बस आपको प्रॉब्लम देखना है कि भाई साहब कर क्या रहे हैं, समझ गए ना। अगर घटा रहे हैं, चाहे बाय सिक्रीशन, बाय रिमूवल, बाय डिस्ट्रक्शन, देन हाइपो मतलब टिटेनी। लिखना हेडिंग बनाना, डिसऑर्डर्स बाय पीटीएच, डिसऑर्डर्स बाय पीटीएच, पीटीएच से होने वाले डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स बाय पीटीएच, डिसऑर्डर्स बाय पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन से होने वाले डिसऑर्डर्स। हो गया। पहला ऑस्टियोपोरोसिस, एक टेबलेट आती है ऑस्टियो कैल्शियम, खाया होगा बचपन में तुम लोगों ने ना, खूब चबाया है। ऑस्टियो कैल्शियम जब बच्चों के दांत उग रहे होते हैं या ग्रोइंग फेज में तो दिया जाता है। ऑस्टियो मतलब हड्डी, कैल्शियम मतलब कैल्शियम, वो कैल्शियम जो हड्डी में जाएगा। मतलब ब्रांड वाले नाम भी बड़ा अच्छा रखते हैं, ऑस्टियो कैल्शियम, हड्डी का कैल्शियम, वो हेल्प करता है, ठीक, ग्रोइंग एज में। आगे बताऊंगा उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये न्यूट्रिशन में बताऊंगा बेटा, अभी क्या करोगे। पहले हेडिंग में ऑस्टियोपोरोसिस लिखना, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच, पीटीएच डिसॉल्व कैल्शियम फ्रॉम बोन, dissolve calcium from bone, calcium from bone and causes osteoporosis, and causes osteoporosis. Osteoporosis is more common in एल्डर फीमेल्स, वैसे बुक में लिखा होता है मोर कॉमन इन फीमेल दैन मेल, मैंने एल्डर फीमेल लिखवाया है, एल्डर फीमेल दैन मेल। मैंने एल्डर वर्ड क्यों लिखवाया पता जानते हो क्यों? क्योंकि बेटा एक एज के बाद फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है मेनोपॉज के दौरान, तो उस समय चीज़ें होती हैं, या फिर अगर वो फीमेल मदर है तो उस दौरान भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इसी वजह से बेटा फीमेल में कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा होती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम कैल्शियम ना दें तो बच्चे के लिए कैल्शियम कहाँ से आएगा, मदर के बोन से तो आएगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम लोग बता देते हैं कि फ़ीमेल में क्या होता है, ज़्यादा कॉमन होता है इन द कंपेरिजन ऑफ मेल ह्यूमन। समझ गए? चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली ले चलोगे बेटा तो आंसर आपके गलत होने के चांसेस कम होंगे। नीट की थोड़ी खास बात है कि आप सही जितना करते हो उसमें से नेगेटिव से बचाओ। आप दिमाग यूज करोगे ना, जैसे एक साल एक गुड़िया ने क्या किया, अपने पास पढ़ती थी, उसका भाई छोटा था 8-9 में पढ़ता था, उसने क्या बताया, जो ना आए ना उसका तुम सारा ना ए या बी भर के आ जाना, सी भर के आ जाना। तो बाद में रिजल्ट आने के बाद बच्चों ने एक्सपोज किया, पहले तो बच्चे बुद्धिमान होते हैं, बाद में बताते हैं कि जब उनकी बुद्धिमानी फेल हो जाती है। उसने क्या बताया था, अगर 10 सवाल में 2 सही हो गया तो 8 नंबर मिलेंगे, और 8 गलत हो गया बराबर हो जाएगा। बेटा एग्ज़ाम है, सारे गलत हो जाते हैं, वहाँ तुक्का नहीं चलता, सही है ना। इसलिए बेटा गलती से बचना है। कई बच्चे अब इसी साल भी करके आए होंगे, पेपर नहीं आ रहा, चल कर देते हैं, जय पेड़ वाले बाबा, जय माता रानी, जय, और पता चला कि सब ने साथ छोड़ दिया, जा। क्यों करके आए थे क्या? तुम तो एग्जाम ही नहीं दिए थे। अच्छा तुम करके आए थे, अच्छा कितने नंबर बने? आंसर की मिला है नहीं, मतलब हिम्मत ही नहीं हुई। कोई बात नहीं, सोच रहे हो भगवान यहाँ भी ना साथ छोड़ दें, हैं। चलो, मोर कॉमन इन फीमेल दैन मेल, ये बात होगी। इसको बेटा हम पीएमटी लेवल पर आगे नहीं ले जाते, वरना इसको आगे और ले जाए ना तो हम लोग सॉल्ट वगैरह, डिपोजिशन वगैरह ले जा सकते हैं, किडनी में क्रिस्टल बना सकते हैं, स्टोन बना सकते हैं, वो चीज़ें अलग हैं, वो आपके लेवल से अलग हैं। तो दूसरा हमारे पास है टिटेनी। टिटेनी क्या होगी आपको पता है?
लिख लिया? लिखो, हाइपोसिक्रेशन ऑफ पीटीएच, हाइपोसिक्रेशन ऑफ पीटीएच causes low concentration of calcium in blood, calcium blood, which leads partial contraction in muscle, partial contraction in muscle, called as tetany, called as tetany। हो गया? अब एक स्टार पॉइंट लिखना, भाई टेटनस और टेटनी में डिफरेंस, भाई सवाल है तो लिखा देते हैं। लिखो, टेटनी इज हार्मोनल डिसऑर्डर वाइल, जबकि टेटनस, TETANUS, टेटनस, टेटनस इज बैक्टीरियल डिसऑर्डर या बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। नाम भी लिखा दें क्या बैक्टीरिया का? आपको पता होगा क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, तो इसे नहीं लिखाते। हो गया? अब एक चीज़ आपको ध्यान हो जाना चाहिए, ऊपर वाले टेटानी वाले मैंने लिखा है कि लो पीटीएच क्या करेगा, लो कैल्शियम कॉज करेगा, जिससे पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होगा। इससे वो वाला सवाल क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि पीटीएच कम होने से क्या फेल हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। उस लाइन से क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि तभी मैंने सवाल बनाया था। तो एक एग्जामिनर भी बना सकता है यार, उसकी ड्यूटी सवाल सोचना, वो तो मेरे से ज़्यादा सोचेगा सवाल। ठीक, अब बेटा अगली ग्लैंड हम पढ़ेंगे थाइमस। उसके पहले आज जो पढ़ा है उसे रीड करो, फिर आगे पढ़ाते हैं। 5 मिनट ज़्यादा टाइम मत लगाना रीड करने में। आज आपको असाइनमेंट नहीं मिलेगा, कल वाले असाइनमेंट में थाइमस था शायद ना, कि नहीं था? अच्छा, वो बोलना पड़ेगा सर को। गुरविंदर सर को लेकर ना। बेटा सिर्फ रीड करना है, रटना नहीं है यहाँ, सिर्फ एक स्टोरी की तरफ पढ़ जाओ बस। मतलब ये पता चल जाए आपने कहीं गलत तो नहीं लिख लिया, बस। कल जो आप पहले असाइनमेंट निकाले थे ना थाइमस वाली, थाइमस ओपिनियल बॉडी वाली, वो निकाल दीजिए आज इनको। और जो कल दिए थे वो जो बच्चे 3, 1, 2, 3 ना नहीं है ना, इनके लिए कल वाली दे दीजिए, ठीक? और वो निकाल दीजिए। हो गया बेटा, सबने पढ़ लिया? पढ़ लिया? झलक, अद्वैत, देवेंद्र पढ़ लिया? चलो बेटा, हम बात करेंगे थाइमस ग्लैंड की। थाइमस, THYMUS। बेटा ध्यान देना, पहले स्टोरी सुनो इसकी। थाइमस की लोकेशन देखो बेटा, पिट्यूटरी की लोकेशन कहाँ थी? हाइपोथैलेमस के नीचे, पीनियल की फोरब्रेन के ऊपर, थायराइड की ट्रैकिया के पीछे, लैरिंग्स के थायराइड कार्टिलेज पर, पैराथायराइड उसमें धसी हुई। थाइमस इस थोरैसिक कैविटी में दोनों फेफड़ों के बीच, ये दोनों लंग्स हैं, दोनों लंग्स के बीच के स्पेस का नाम कौन बताएगा? मेडिस्टियन कैविटी, मेडिस्टियम ऐसे होती है। वहाँ मेडिस्टियन कैविटी में एक, आपको पता है, ब्लड वेसल और न्यूरॉन का कॉर्ड आता है। अगर आप डायग्राम देखो, इसे लाल सा वो चल रहा होता है ना, वहाँ पे लोकेटेड होता है। और ये होता है बाइलोब्ड, पिंक टू ब्राउन इन कलर।
कलर तो नहीं पूछा था पीएमटी में, बट मैंने बता दिया ये कैसा होता है, बाइलोब्ड, पिंक टू ब्राउन इन कलर, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। मैंने कहा था जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम के से रिलेटेड है वो कैसा होगा, एंडोडर्मल। ठीक, अब आपको ओरिजिन धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो ये यहाँ है तो कैसा हो जाएगा, एंडोडर्मल। अब देखते हैं इसमें हॉर्मोन्स कौन निकलता है। एक्चुअली बेटा जो थाइमस ग्लैंड की सेल्स हैं वो इकट्ठे होकर के कॉर्पसल्स बनाती हैं। हैसल कॉर्पसल, नाम सुना है, हैसल कॉर्पसल, HASSL कॉर्पसल्स, हैसल कॉर्पसल्स। आपके बुक में कम लिखा होता है, सवाल कम ही आता है, इसलिए आपको पता नहीं है। हैसल कॉर्पसल नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। मतलब इतना जानो कि थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन। क्या निकलता है, ये याद रखना है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है। कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन। अभी लिखना नहीं, मैं लिखाऊंगा सारा, THYMOSIN, थाइमोसिन। ये केमिकली कैसा होता है, पॉलीपेप्टाइड। कैसा होता है, पॉलीपेप्टाइड। इसका काम क्या है, ये इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है। किस में पार्टिसिपेट करता है, इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। क्यों, क्योंकि ये ल्यूकोसाइट, मेनली लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट मेनली लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन और मैचुरेशन को प्रमोट करता है। इस वजह से ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। एक कमाल की बात सुनना, ये जब हम पैदा होते हैं, वैसे पैदा सारे ही होते हैं, ये क्या होता है, धीरे धीरे साइज में बढ़ना शुरू करता है और प्यूबर्टी आते आते लगभग मैक्सिमम साइज अटेन कर लेता है। उसके बाद स्थिर साइज का हो जाता है, लगभग 35-40 तक बना रहता है। उसके बाद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये क्या करता है, धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू कर देता है। बात सही है ना। अब कमाल की बात है, इसको अभी मैंने फंक्शन बताया इम्यूनिटी, इससे रिलेट करो। रिलेट कर गया भाई। बचपन में हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं इम्यूनिटी आपकी इम्यूनिटी मेरे से स्ट्रांग है। आप जवान हो, अभी प्यूबर्टी से जस्ट निकल के आए हो, 15, 17, 18 साल के बच्चे हो, समझ गए ना, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। अब मेरी एज उस पर आ गई है कि अब हमारी थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे डिजनरेट होगी, शॉर्ट होगी। तो अब जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जाऊंगा इम्यूनिटी हमारी फिर से कमज़ोर हो जाएगी। यही वजह है कि इस ग्लैंड के छोटे होने की वजह से बच्चे और बूढ़े दोनों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। दोनों ईजिली ससेप्टेबल होते हैं, गॉट इन्फेक्शन, ईजिली इन्फेक्टेड हो जाते हैं। आपके साथ क्या होता है, कुछ नहीं जी होगा, हल्की फुल्की खरोच आपको कुछ नहीं होती, यहाँ हो जाए पता लगी पक गया, फूल गया, सही है कि नहीं। यहाँ इन्फेक्शन हो जाए, नाक में पहले फेफड़ा कंजेशन में आ जाता है और आपको नाक में आ जाए तो आप क्या करते हो, एक चाय पिया मेंटेन, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी सपोर्ट करती है भाई। इसका मतलब लिम्फोसाइट के जरिए ये सेल मीडिएटेड और प्रोटीन मीडिएटेड इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी होगी, लिखी है ना, सेल मीडिएटेड प्रोटीन मीडिएटेड, नहीं लिखी है, लिखिए भाई। लिम्फोसाइट पे काम कर, लिम्फोसाइट दो ही तो करेगा, बी लिम्फोसाइट होगा तो क्या करेगा, प्रोटीन मीडिएटेड, टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, सेल मीडिएटेड। वैसे बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एक एग्जांपल बताओ जिससे लगे कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम कर रही है। और वही एक लाइन है आपके +2 के एनसीईआरटी में, वही एक लाइन लिखी है और वही एक लाइन से सवाल आता है, दूसरी लाइन लिखी ही नहीं है। हाँ, करती क्या है बेटा, टॉपिक सही, टिश्यू रिजेक्शन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय क्या करती है, टिश्यू रिजेक्शन। अगर मेरी किडनी फेल हो जाए, मैं चोरी करके तुम्हारी किडनी लगवा लूँ, 2 डॉक्टर भेजूँ, बेहोश करके किडनी फाड़ के निकालना है। इतने स्टूडेंट मेरे डॉक्टर हैं, कोई फाड़ लाएगा क्यों? अभी सोचे कि मेरे चोरी करवाना है, मुझे तो किडनी चाहिए। ठीक बेटा, ध्यान दे रहा हूँ, मैंने लगवा लिया, वो मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है। सेल मेम्ब्रेन में बताऊंगा कि सेल मेम्ब्रेन पे जो ग्लाइकोकैलिक्स वाली लेयर होती है उसका कार्बोहाइड्रेट पार्ट एंटीजन का काम करता है। आधी दुनिया को लगता है कि एंटीजन हमारा प्रोटीन होता है हमेशा, यही था क्या भ्रम, नहीं होता। वहाँ पर हमारे मेम्ब्रेन पे जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो एंटीजन है। कमाल की बात तो ये। अब वो हमारा तुम्हारा अलग है, तो मेरी बॉडी में जैसे किडनी आएगी, मेरी बॉडी क्या लगेगी, फॉरेनर है, बाहर से आया हुआ है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू। इसीलिए जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, इम्यून सप्रेसर साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं। ये भी पीएमटी का सवाल है आपका, उसमें लिखा है
किस में लिखा है? माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर ऑब्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो इम्यूनिटी हमारी सप्रेस रहती है, इसीलिए देखो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाले जो पेशेंट हैं वो किसी न किसी हल्के फुल्के इन्फेक्शन से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेस की गई है उनकी। तो बेटा सारी चीज़ रिलेट करना है हमें, ठीक, ध्यान देना। ये छोटी सी स्टोरी है, लिख लेते हैं। थाइमस ग्लैंड इज बाइलोब्ड and endodermal in origin. Endodermal in origin लिखना। This gland is present in पूरा लिखा हूँ मेडिस्टियन कैविटी इन थोरैसिक केज कि केवल थोरैसिक केज लिखा दूँ? पूरा लिखा देते हैं। मेडिस्टियम इन थोरैसिक कैविटी, मेडिस्टियम इन थोरैसिक कैविटी, CIC SIC नहीं, थोरैसिक कैविटी। हो गया? मेडिस्टियम इन थोरैसिक कैविटी। अब मेडिस्टियम क्या है? स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स। ये ब्रीथिंग में लिखाऊंगा मैं, आप यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहो मेडिस्टियम के आगे लिख सकते हो, या कि मेडिस्टियम इज स्पेस बिटवीन लंग्स, लेकिन मैं वहाँ लिखाऊंगा क्योंकि वहाँ सवाल बनता है, ठीक। चलो आगे लिखते हैं। थाइमस ग्लैंड सिक्रेट थाइमोसिन हार्मोन, THYMOSIN, थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। दिस हार्मोन इज पॉलीपेप्टाइड। This hormone influence formation and maturation of lymphocytes, so इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी। हम कह सकते हैं कि क्या है? इम्यूनिटी में इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी। ब्रैकेट लिख लो, PMI एंड CMI। फुल फॉर्म पता है ना? PMI का मतलब प्रोटीन मीडिएटेड और CMI मतलब सेल मीडिएटेड। एक स्टार बना के लिख लो, आगे बेशक आएगा लेकिन लिखवा देता हूँ। CMI is responsible for tissue rejection during organ transplantation, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। हो गया? अब बेटा अगली लाइन में लिखते हैं, अभी जो आपको बताया था कि यह ग्लैंड मैक्सिमम साइज अटेन कर लेती है एट प्यूबर्टी और एज के साथ धीरे धीरे घटती है, डीजनरेट होती है। हम लोग क्या बोलते हैं इस घटना को? क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉफी ऑफ ग्लैंड ना। लिखो, लिखना। थाइमस ग्लैंड attains maximum size at puberty and reduce in size in old age। ओल्ड एज में साइज में छोटी हो जाती है।
कहाँ थे? रिड्यूस इन साइज इन ओल्ड एज। दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रोफी, DYSTROPHY, डिस्ट्रोफी ऑफ ग्लैंड। वैसे आपको एक बात बता दें, थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है जहाँ पर थाइमस के नाम के अलावा कोई सवाल बना नहीं है आज तक जल्दी से नीट में। जब भी बना है कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है, इसकी ओरिजिन कैसी है, बस थाइमोसिन पे बेश बहुत कम सवाल बनते हैं। लेकिन ड्यूटी है हमारा पढ़ना, क्योंकि इस साल बन गया तो इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। हो गया? इस ग्लैंड को रीड करो एक बार। कर लिया सबने? बेटा आज अब हम लोग नया ग्लैंड शुरू नहीं करेंगे, नया, क्योंकि टाइम लगभग हो गया, 3-4 मिनट बाकी होगा, तो नया ग्लैंड कल ही करेंगे। और एक काम करना, जो सर असाइनमेंट दे रहे हैं उसे कर लेना, जो नया है हमसे पूछ लेना, जो नोट्स में लिखाया गया उसे एक बार घर जाकर रीड कर लिया करो। अभी तो थोड़ा थोड़ा लिखाया जा रहा है, जब ज़्यादा होगा देखा जाएगा। ठीक बेटा?